हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 23 फरवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर। देखो यहाँ पे एक तो दिल्ली के अंदर जो मेयर और डिप्टी मेयर है, ठीक है, उनको अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। उनका काफ़ी लंबे टाइम से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, अब फाइनली ये अपॉइंटमेंट हो चुकी है। उसी तरह से इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर जो मुद्दा था, हमने पहले भी नोटिस किया था कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से सिंबल्स देता है, वो सारी चीज़ें। सिमिलरली हमें जो इंडिया चाइना के डिस्प्यूट्स हैं, हमें उसका भी अच्छे से आइडिया है, तो ये सारी चीज़ें हमने डेफिनेटली अच्छे से पढ़ रखी हैं। तो यहाँ पर भी आप द हिंदू को भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन, आज के टॉपिक्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। दोस्तों, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं एंड दैट इज व्हाट साउथ चाइना सी। मैंने कल आपको होमवर्क दिया था कि हम इसकी मैपिंग करेंगे आज। बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने इसका होमवर्क किया दरअसल में। देखो, अगर मैं कुछ आपको होमवर्क देता हूँ ना, उसका पीछे कोई रीज़न होता है कि अगर आप उस होमवर्क को अपने एंड पे करोगे ना, तो वो लंबे टाइम तक याद रहेगा। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। कल ना मैंने एक और चीज़ आपको बोली थी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ढूंढने के लिए कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। कुछ लोगों ने इसको चेक किया, कईयों ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लिखा है आंसर्स के अंदर, कुछ लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज लिखा हुआ है। एक कैंडिडेट ने ये भी लिखा है कि सर बीआरओ के अंदर रोड वर्ड आता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो रोड तो हमारे सर यहाँ पे नितिन गडकरी जी ही बनाते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो उसने लिखा है कि सर ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर ही आएगा। पर एक्चुअल में देखो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये जो बीआरओ ना पहले होता था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज तक, 2015 तक ऐसा होता था। पर हमने बाद में क्या सोचा कि नहीं यार, हमारे जो बॉर्डर एरियाज है ना, वहां पर हमने प्रॉपर कनेक्टिविटी चाहिए बॉर्डर्स की, ठीक है ना। तो इस वजह से हमने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आ चुका है। अब देखो, जिन लोगों ने अच्छे से समझा होगा इस चीज को, वो लंबे टाइम तक अब इसको याद रखेंगे हमेशा। अब आप कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि आपने गलती कर दी यहाँ पे। अब आपको ये गलती याद रहेगी। यही रीजन होता है कि मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने एंड पे थोड़ा रिसर्च किया करो, फिर अकॉर्डिंगली आप कहीं ना कहीं कमेंट भी किया करो, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि अगर कहीं यहीं पे गलती कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लो मैं आपको कल ऐसे सिंपली बता देता कि बीआरओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है, तो शायद आप उसको याद ना रख पाते और भूल जाते एक टाइम के बाद। पर अब नहीं आप भूलोगे कि अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही है। इसी वजह से मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ताकि आप भी थोड़ा एंगेज रहो इसके साथ ही, एंड कहीं ना कहीं जो चीजें आप पढ़ रहे हो वो लंबे टाइम तक याद रहे। एनीवेज, स्टार्ट करते हैं साउथ चाइना सी की मैपिंग। देखो, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो तो इतना नहीं है। फिलीपींस और यूएस अभी करंटली डिस्कस कर रहे हैं कुछ ज्वाइंट कोस्ट गार्ड पेट्रोल्स इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। हमें थोड़ा मैप समझना है साउथ चाइना सी का। अब देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो चाइना जो है ना, अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करता जा रहा है। चाहे आप बात कर लो अरुणाचल प्रदेश के अंदर, देख बात कर सकते हो, लद्दाख के अंदर। इसी तरह से सिमिलरली साउथ चाइना सी के अंदर भी ना अपना इन्फ्लुएंस कह लो या असर्शन कह लो, काफी ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। थोड़ा अच्छे से इसकी तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर आप जानते हो ये हो गया हमारा इंडिया। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी बे ऑफ बंगाल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है अंडमान सी। अब इसके बाद जब आप यहाँ पर देखोगे ना, दिस इज साउथ चाइना सी। अगर सर इंडिया से जाना हो हमने साउथ चाइना सी, तो कैसे जाएंगे? तो देखो, यहीं से जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये रूट बन जाता है साउथ चाइना सी। और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि बहुत सारी शिप्स हो गया, बहुत सारा कार्गो इसी पर्टिकुलर रूट के अंदर से जाता है। अब एक ये एरिया देखो, ये वाला, यहाँ पर आप देख रहे हो रास्ता जो है बहुत ही पतला सा हो गया है। द आंसर इज यस। इसी को अगर हम थोड़ा जूम करके देखेंगे ना, तो दरअसल यहाँ पे लाई करती है क्या? मलक्का स्ट्रेट लाई करती है। ध्यान से देखना, बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो जाती है। क्यों स्ट्रेटेजिक है? क्योंकि दुनिया के वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट्स में से एक है, ठीक है। बहुत सारा कार्गो, बहुत सारी शिप्स, जो कंटेनर्स हैं, इसी के थ्रू मूव करते हैं। और अगर किसी ने इसको रोक लिया ना, तो डेफिनेटली ये चीज ब्लॉक हो जाएगी और साउथ चाइना सी का एक्सेस पूरा रुक जाएगा। अब यहाँ पर मलक्का स्टेट देखो, ऊपर वाली साइड आपको मलक्का स्टेट के देखने को मिलेगी कौन सी कंट्री? तो ये है सर मलेशिया। और नीचे वाली साइड सर कौन सी है? ये आ जाती है इंडोनेशिया। तो मलक्का स्टेट अगर कोई आपसे पूछे कि किन दो कंट्रीज के बीच में लाई करता है, तो इट इज बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया। आगे जाकर यहाँ पे सिंगापुर कंट्री आ जाती है, बट मलक्का स्टेट इन्हीं दो कंट्रीज के बीच में लाई करता है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा और आगे चलोगे, तो आप देखो ये चाइना है ना, तो चाइना में आपको एक देखने को मिलेगा यहाँ पे येलो सी, एक देखने को मिलेगा यहाँ पे ईस्ट चाइना सी, और एक देखने को मिलेगा यहाँ पे साउथ चाइना सी। ये तीन चीजें हमें देखनी थी। पर थोड़ा और अगर हम एक मैप में और चलते हैं, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है ना, दरअसल में एक जो चाइना है, वो ये वाला पूरा जो एरिया है, इसको बोलता है कि ये मेरा खुद का एरिया है। कहने का मीनिंग क्या, आप नोटिस करो यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज देखने को मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको एक तो चाइना चलो है ही है, साथ में यहाँ पे ताइवान भी है,
ठीक है, अगर आप इनको अलग अलग कंट्रीज मानते हो वो आपके ऊपर है, पर चाइना ताइवान हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फिलीपींस, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मलेशिया, और मलेशिया के जस्ट ऊपर में ना एक छोटी सी कंट्री है, यहाँ पे ब्रुनाई भी है। ठीक है, तो ब्रुनाई आपने मिस नहीं करना, ये ब्रुनाई हो गया, ये हो गया नीचे मलेशिया। उसी तरह से इस साइड पे आपको देखने को मिल जाएगा क्या, आपको इंडोनेशिया देखने को मिल जाएगा, एंड साथ ही साथ फिर ऊपर वाली साइड आपको देखने को मिल जाएगा क्या, वियतनाम हो गया, एंड सिंगापुर का तो हमने यहाँ पे देख ही लिया था। तो इस तरह से ये कंट्रीज इस एरिया में हमें देखने को मिलती है जो साउथ चाइना सी के साथ अपना बॉर्डर टच करती है। अब यहाँ पे दिक्कत पता क्या है, दिक्कत ये है चाइना की। चाइना बोल रहा है ये वाली जो पूरा इसके अंदर जितना भी एरिया है ये सारा का सारा चाइना के अंदर आता है, ऐसा चाइना का क्लेम है। पर आप खुद देखो यहाँ पर बाकी और कंट्रीज भी तो है, ये सारी जो मैंने अभी डिस्कस करी, ये सभी इन सभी का कहना है कि नहीं यार ये तो हमारा एरिया है, इसमें से कुछ पार्ट। तो यहाँ पर इनके ना एरियाज ओवरलैप करते हैं, एंड यही साउथ चाइना सी में कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन जाता है। दरअसल में ना इस तरह से चाइना ने एक 9 डैश लाइन बता रखी है, ये डैशेस देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसी को बोलते हैं क्या, 9 डैश लाइन। तो चाइना का यही क्लेम है, 9 डैश लाइन एक तरह की इमेजिनरी लाइंस हैं जो चाइना ने ड्रॉ कर रखी है साउथ चाइना सी के अंदर, और इसके इतने जितना भी एरिया इनक्लोज है वो चाइना क्लेम करता है कि इतना सारा एरिया इसके अंदर है, और इसी के लिए वो अलग अलग तरह के आर्टिफिशियल आइलैंड्स इसके अंदर क्रिएट करता जा रहा है, जहां पर उसकी नेवी वगैरह वहां पे स्टेशन है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको एक तो पारासल आइलैंड देखने को मिल जाएगा, उसी तरह से स्पार्टली आइलैंड भी है, एंड एक स्कारब्रा शो भी है। ठीक है, मैं किसी और मैप में लेके चलता हूँ आपको, 1 सेकेंड। यहाँ देखिए, ये आपको देखने को मिलेंगे पारासल आइलैंड्स, यहाँ पर है स्प्रैटली आइलैंड्स, यहाँ पर है स्कारबरो शोल। ये पर्टिकुलर 3 एरियाज हैं, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट काफी रहते हैं, क्योंकि आपस में आप देख रहे हो कि कभी फिलीपींस बोलता है कि नहीं ये तो मेरे हैं, वियतनाम बोलता है कि नहीं ये तो मेरा पार्ट है। तो इस तरह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता रहता है। तो थोड़ा सा ये मैं आप समझ लिया। इसके अलावा मलक्का स्टेट हमने देख लिया, यहाँ से आती है। इसके साथ एक दो चीजें और समझनी है, दैट इज ताइवान स्टेट। ये देख रहे हो ये वाला एरिया, यहाँ पे स्टेट है कौन सी, ताइवान स्टेट। ये ताइवान स्टेट क्या करती है, ये साउथ चाइना सी को, यहाँ इस साइड पे पता क्या आता है, हमने पीछे देखा था ना ये वाला, ये देखो इस साइड पे ये है ईस्ट चाइना सी। तो जो ताइवान स्टेट है वो क्या करती है, इट कनेक्ट्स साउथ चाइना सी विद ईस्ट चाइना सी, ये वाले एरिया को यहाँ पर क्या बोलते हैं हम, ताइवान स्टेट। उसी तरह से यहाँ पर नीचे आओ थोड़ा, यहाँ पर आपको एक लुजोन करके मिलेगा। ठीक है, दरअसल ये फिलीपींस का ही पार्ट है। तो यहाँ पर ना एक क्या है, ये वाली स्टेट जो है इसको बोलते हैं लुजोन स्टेट। ये क्या करती है, ये कनेक्ट करती है साउथ चाइना सी को किसके साथ, ये इस साइड पर फिलीपीन सी है, तो साउथ चाइना सी को फिलीपीन सी के साथ कनेक्ट किया जाता है थ्रू लुजोन स्टेट। तो ये कुछ एरियाज थे जो हमें अच्छे से समझने थे कि कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे देखने को मिलती है, चाइना के आसपास का कौन सा एरिया है, 9 डैश लाइन का मीनिंग क्या है, मलक्का स्टेट क्या है, सिंगापुर कहाँ पे लाई करता है, लुजोन स्टेट और ताइवान स्टेट। आई होप आपको ये पूरे एरियाज अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्योंकि देखो जो साउथ चाइना सी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैंने आपसे कल एक चीज और पूछी थी कि इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी को कौन कनेक्ट करता है, तो दरअसल में वो यही मैं स्टेट की बात कर रहा था, दैट इज स्टेट ऑफ मलक्का। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बार बार चीजें ये न्यूज में आती रहती हैं। तो मेक श्योर जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं मैंने, इनको एक बार क्विकली पढ़ लेना। ये दरअसल में एक बोर्नियो करके भी है यहाँ पे, ठीक है, ये इसी का ही पार्ट है इंडोनेशिया का। तो ये सारी चीजें आपने अच्छे से अगर समझी हो तो ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके दिमाग में मैप छप चुका है। अब कल के लिए सर क्या होमवर्क दे रहे हो, कल के लिए होमवर्क ये है कि आप मुझे मैकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन के अंदर कौन कौन सी कंट्री इसका पार्ट है, ये अपना एटलस चेक करोगे और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या कौन सी कंट्रीज हैं। समझ आया, आंसर सभी को करना है, क्योंकि देखो अगर आप कुछ गड़बड़ भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एग्जाम में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया ना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने कल गलती कर ली अब वो आई एम वेरी श्योर कभी जिंदगी में कभी गलती नहीं करेंगे कि बीआरओ कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो लंबे टाइम तक अगर याद रखना है उसका यही तरीका है, राइट। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज ग्रेटर फ्लेमिंगो। अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि जो ग्रेटर फ्लेमिंगोज हैं ये फ्लाई करे हैं किसके ऊपर से, वाडला वेटलैंड्स जो कि अहमदाबाद के नजदीक है, जो कि वापस चले जाएंगे जब वेदर वार्मर हो जाएगा। दरअसल में होता क्या है ना, जो ग्रेटर फ्लेमिंगो है ये उस टाइम पर इंडिया में आते हैं जब विंटर सीजन होता है। तो विंटर सीजन में ये गुजरात वाला एरिया हो गया, वहां पे रहते हैं, एंड जब विंटर सीजन खत्म हो जाता है तो वापस चले जाते हैं।
अगर हम नोटिस करें तो दिस इज द लार्जेस्ट स्पीशीज ऑफ द फ्लेमिंगो फैमिली एंड बहुत ही आपको वाइड स्प्रेडली देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही ज्यादा सोशल होते हैं। सोशल का मतलब क्या, कि ये इकट्ठे एक झुंड में हमेशा जाते हैं, ठीक है ना, तो आपस में मतलब हमेशा रहते हैं, तो दे ट्रैवल इन ग्रुप्स, और कई बार तो हजारों हजारों की संख्या में भी हमें देखने को मिल जाते हैं। आपस में ये कम्युनिकेट करते हैं थ्रू यूजिंग विजुअल या ऑडिटरी क्यूज, ठीक है ना, कुछ बोलकर हो गया या फिर कुछ देखकर ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ये आपको अफ्रीका, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मिडल ईस्ट, सदर्न यूरोप, यहाँ सब जगह मिल जाएंगे। गुजरात के अंदर मैं बात करूं तो आप जानते हो नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, ठीक है, ये कहाँ है सर, देखो ये गुजरात में ही है, ठीक है। ये बिगेस्ट वेटलैंड बर्ड सेंचुरी है गुजरात के अंदर। तो यहाँ पे नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी यहाँ पर, खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी, ठीक है ना, ये आपको जामनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिल जाएगी, ठीक है, जामनगर डिस्ट्रिक्ट। आप मुझे बताओगे कि जामनगर डिस्ट्रिक्ट और किस चीज के लिए फेमस है इसके अलावा, ठीक है, काफी फेमस डिस्ट्रिक्ट है, तो और किस चीज के लिए फेमस है आप मुझे ये बताओगे। उसी तरह से फ्लेमिंगो सिटी, दरअसल जो फ्लेमिंगो सिटी है ये आपको देखने को मिलेगी रण ऑफ कच्छ, ये भी गुजरात के अंदर ही है, वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगी। एंड लास्टली थोल बर्ड जो सेंचुरी है, बेसिकली थोल लेक भी बोलते हैं इसको, ये एक तरह की आर्टिफिशियल लेक है गुजरात के अंदर ही। इन सभी जगह पे आपको फ्लेमिंगो देखने को मिल जाएंगी और एंटायर विंटर सीजन में यहाँ पे रहती हैं। इनकी डाइट ओमनीवोर होती है। ओमनीवोर का मीनिंग बेसिकली प्लांट्स भी, मीट्स भी, ये जिनको आप हिंदी में सर्वभक्षी कह सकते हो, वो सारी चीजें ये खाते हैं। अकॉर्डिंगली ये साथ में ही शैलो वाटर बॉडीज में ये पाए जाते हैं। शैलो मतलब जो ज्यादा डीप नहीं होते, उनमें आपको ये देखने को मिल जाएंगे, जैसे सेलाइन लगून्स हो गया, सॉल्ट पैंस हो गया, इन सभी एरियाज के अंदर। आईयूसीएन में इनका स्टेटस लीस्ट कंसर्न है एंड साइट्स के हिसाब से अपेंडिक्स 2 के अंदर हमें ये देखने को मिल जाते हैं। तो ये हो गए ग्रेटल फ्लेमिंगो। एक यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क पे दे रहा हूँ, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, ठीक है, आप मुझे बताओगे पार्ट है, पार्ट नहीं है, या क्या है। पहले कौन से केसेस आ चुके हैं जिनमें इनको बोला था कि पार्ट नहीं है या फिर पार्ट है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। कल इसको हम डिस्कस करेंगे। कल ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे कि यूपीआई का सबसे लाइकली कॉन्सिक्वेंस क्या है अगर हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। 2017 में ये पूछा गया था। देखो मैंने कल भी आपको बताया था कि यूपीआई क्या है, एक तरह की फाउंडेशन है, जो अलग अलग पेटीएम, फोन पे, वो सभी एप्स हैं जो कि इस फाउंडेशन के ऊपर वर्क करती हैं। तो अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं यूपीआई की, तो मोबाइल वॉलेट्स नेसेसरी नहीं रहेंगे ऑनलाइन पेमेंट के। मैंने बताया था ना, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से थ्रू ट्रांजैक्शन हो पाएगा, तो मोबाइल वॉलेट्स वोंट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट। यही इसका पर्टिकुलर ए पार्ट, बिल्कुल ठीक है। बाकी देखो, जैसे आप बाकी ऑप्शन एक बार चेक करो, जैसे बोल रहा है एफडीआई इनफ्लो विल ड्रास्टिकली इंक्रीज, ये आपको खुद देखने को पता लग जाएगा ना कि ये स्टेटमेंट सर सेंस ही नहीं बना रही। ड्रास्टिकली इंक्रीज मतलब ऐसा भी क्या कर दिया कि बिल्कुल अलग ही लेवल पे चले गए, नहीं, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो नहीं सकती, ठीक है, वो हिंट दे रहा है आपको क्वेश्चन के अंदर। दूसरा देख लो बी पार्ट, डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस फिजिकल करेंसी, कि भैया ये कैश वैश तो हम यूज ही नहीं करेंगे, बिल्कुल ही हम डिजिटली चल जाएंगे 2 सालों के अंदर, दो डिकेड्स के अंदर, 20 साल के अंदर ऐसा हो जाएगा। देखो टोटली रिप्लेस, इतना ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट, तो ये भी गलत ही है। स्टेटमेंट ये देखो, डायरेक्ट ट्रांसफर टू सब्सिडीज टू पुअर पीपल विल बिकम वेरी इफेक्टिव, ये कुछ हद तक हम कह सकते हैं, बट एक्चुअल में इसका जो बिल्कुल सही आंसर है, जो सबसे रेलेवेंट आंसर है, वो ऑप्शन ए ही है। ये बात भी हो सकती है, वेरी इफेक्टिव तो देखना पड़ेगा कि नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। जब तक इनफैक्ट हमारे डिजिटल डिवाइड है तो शायद इफेक्टिवनेस भी इसकी उतनी हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट डी भी उतनी ठीक नहीं है, पर बी और सी तो ऐसी थी जो बिल्कुल ही आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली। इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी आपको कल मैंने होमवर्क दिया था। एनपीसीआई कह रहा है हेल्प्स इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, आंसर इज बिल्कुल यस। कल मैंने ना एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट दिखाई थी आपको कि एनपीसीआई क्या क्या कर चुका है, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, फास्टैग हो गया, यूपीआई हो गया, रुपे कार्ड हो गया, वो सारी लिस्ट दिखाई थी ना। तो डेफिनेटली फाइनेंशियल इंक्लूजन के रिगार्डिंग इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। साथ में रुपए भी इसके द्वारा ही लॉन्च किया गया है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। देखो एक्चुअल में ना जो न्यूज़ है वो न्यूज़ तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि थोड़ा जो पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट है और साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके बीच में थोड़ा सा आपस में डिबेट चल रही है कि कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है। नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर एवर एग्जाम, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आयुष्मान भारत को समझना। देखो आयुष्मान भारत जो स्कीम है ना, वो 2018 में लॉन्च करी गई थी। क्यों लॉन्च करी गई थी? हमने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है, इंडिया में लोगों की हेल्थ अच्छी हो, इसके लिए। अब आप जानते हो हमारे पास प्राइमरी लेवल पे हेल्थ केयर होता है, सेकेंडरी लेवल पे होता है, टर्शियरी लेवल पे होता है। इस वजह से आयुष्मान भारत को लेके आए। उसमें क्या हुआ, उसमें 2 कंपोनेंट्स थे आयुष्मान भारत में ना, एक सेकेंड,
आयुष्मान भारत में दो कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। एक का नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और दूसरा क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। अब यहाँ पर क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर यहाँ पर हमने एक तरह की इंश्योरेंस स्कीम है। यहाँ पर हम क्या कोशिश कर रहे हैं, 10 करोड़ फैमिलीज कह लो या इससे भी ज्यादा, बेसिकली 50 करोड़ लोग, ठीक है, यहाँ बोला 10 करोड़ फैमिली या फिर अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ पीपल, यहाँ तक हम इनका कोशिश कर रहे हैं कि एक तरह की हम इनको इंश्योरेंस दें। ये है काम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का। एक यहाँ पर क्या होता है, हर साल 5 लाख रुपए पर फैमिली, ठीक है ना, एक इसका इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। यहाँ पर कोई भी कैप नहीं है, फैमिली साइज 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, कितने भी हो सकते हैं, पर कवर कितने का है, 5 लाख पर एनम पर फैमिली। ये चीज आती है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, ठीक है। आयुष्मान भारत का ही कंपोनेंट पहला है। उसी तरह से जो दूसरा कंपोनेंट है यहाँ पे, वो क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। अब सर ये क्या चीज है, देखो हमारे यहाँ पे ना बहुत सारे पहले से ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर या फिर सब सेंटर हमें देखने को मिलते थे। हमने क्या कोशिश कर रहे हैं, इन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनको हम कन्वर्ट करें इनटू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ताकि जो अलग अलग डिजीजेस हैं उनके लिए हम ये कैपेबल हो पाए। होता क्या है ना, जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो आ जाती है आपकी यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर, और जो आपकी सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर है वो आ जाएगी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर। तो कहने का मीनिंग क्या, प्राइमरी हेल्थ केयर रिगार्डिंग जो इश्यूज होंगे वो यहाँ पर टैकल हो जाएंगे, और जो सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्शरी हेल्थ केयर होगा वो उसके लिए हमने अलग से आपके लिए इंश्योरेंस कवर बना दिया। तो कोशिश वही है कि हेल्थ के जितने भी इश्यूज थे अलग अलग लेवल पे उनको हम अच्छे से कवर कर पाए। यही काम है आयुष्मान भारत का। अब यहाँ पर भी यही सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, आपके पीडीएफ के अंदर आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर। तो आप देख सकते हो 2018 के अंदर इसको छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किया गया था, एक तरह से इनॉग्रेट किया गया था। एंड अकॉर्डिंगली हमारी कोशिश है कि 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हम क्रिएट करें, जो ऑलरेडी सेंटर्स एग्जिस्ट करते हैं उनको कन्वर्ट करते हुए, ताकि कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम प्राइमरी हेल्थ केयर को अच्छे से दे पाए, ठीक है। इसके अंदर लॉन्च किया गया था, यहाँ पर आपको फ्री मेडिसिन हो गया, कुछ डायग्नोस्टिक सर्विसेज, टेली कंसल्टेशन हो गया, या फिर आपको योगा जैसी वेलनेस एक्टिविटीज भी आपको बताई जाती हैं। तो एक तरह से एक होलिस्टिक सोल्यूशन प्रोवाइड करने की यहाँ पर कोशिश है। चलो आगे चलते हैं। कल एक और भी मैंने आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन कि ऑन 21 जून सन के रिगार्डिंग क्या होता है। अब इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर आप नोटिस करोगे ना, देखो एक तो पहले कुछ मीनिंग समझते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम की तरफ आ जाओ, तो एक तो देखो होती है हमारी इक्वेटर की लाइन, ठीक है सर, ये हमें पता है। उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगी क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सर ये कहाँ पे होती है, दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। उसी तरह से नीचे होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, दिस इज व्हाट 23.5 डिग्री साउथ, राइट। अब जैसे ये ट्रॉपिक्स वाली लाइन होती है ना, इनके ऊपर भी कुछ होते हैं, दैट इज दोज आर नोन व्हाट, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आर्कटिक सर्कल, और नीचे वाली साइड आपको देखने को मिलेगा एंटार्क्टिक सर्कल। सर ये कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ के बियॉन्ड, और ये 66.5 डिग्री साउथ के बियॉन्ड। तो इस तरह से ये इस तरह से डिवाइडेड है। अब यहाँ पे नोटिस करो, जो हमारा सन होता है, ठीक है, मान लो ये है हमारा सूरज। अब जब आते हैं, अगर हम बात करते हैं, मान लो आप बात कर लो 21 मार्च की बात कर लो, ठीक है, ये डेट एक दो नीचे दिन ऊपर नीचे हो सकती है, पर मार्च 21 की जब डेट होती है, तो यहाँ पर जो सूरज होता है ना, वो बिल्कुल इक्वेटर पे अपनी रेस को डालता है, ठीक है, बिल्कुल इक्वेटर के सामने होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये ऊपर वाली साइड आ जाता है, ठीक है, वो अर्थ मूवमेंट करती है उस हिसाब से। तो कहने का पॉइंट क्या है, जिस दिन 21 जून होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, समर सॉल्स्टिस, उस पर्टिकुलर डे के ऊपर क्या होता है, ठीक है, सिर्फ इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा कि सूरज ऊपर चला गया, बट ऐसा मान के चलो कि जो सन रेज होती हैं वो डायरेक्टली फॉल कहाँ पे करती हैं, वो फॉल करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। फिर ये सूरज वापस नीचे आ जाता है, और जब आती है बारी सितंबर के अंदर, 22-23 सितंबर की बारी बात होती है, तब डायरेक्ट जो सनरेज है वो वापस इक्वेटर के अंदर देखने को मिलती हैं। फिर ये नीचे आ जाता है, एंड अकॉर्डिंगली दिसंबर 22 जो होता है, उस पर्टिकुलर डे पे जो रेज आती हैं, ये जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के अंदर। अब आप जानते हो इंडिया यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के आसपास लाई करता है। कल मैंने आपको स्टेट्स भी बताई थी जिसके थ्रू गो थ्रू करता है। तो यहाँ पर आप नोटिस करो, जब 21 जून आती है, तो देखो जरा दिल्ली वगैरह वाले एरियाज में कितनी ज्यादा गर्मी होती है। रीजन उसके पीछे का एक मेजर ये भी है कि सन की डायरेक्टली जो रेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती हैं उस टाइम पर।
सिमिलरली इमेजिन करो दिसंबर 22 को, सर दिल्ली में तो बड़ी ठंड होती है दिसंबर 22 को, है ना? वो रीजन यही है कि हम लाई कर रहे हैं यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, पर जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर जा रही हैं, तो इस तरह से ये चीज मूवमेंट होती रहती है इस तरह से। तो आपको ये डेट्स का अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि कौन सी डेट पर सूरज कहाँ पर होता है। अभी एक बात और नोटिस करो, जब 21 जून हुई तो सनरेज यहाँ पर आ रही है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, तो आर्कटिक सर्कल के ऊपर मतलब पूरी सनराइज पूरा वो रहेगी, ठीक है, पूरी सनलाइट रहेगी, वेर एज अंटार्कटिक सर्कल के ऊपर पूरा अंधेरा रहेगा, ठीक है। सिमिलरली जब आ जाती है डेट दिसंबर 22, तो जो अंटार्कटिक सर्कल है यहाँ पर पूरी सनरेज रहेंगी और आर्कटिक सर्कल के ऊपर पूरा अंधेरा रहेगा। इस तरह से ये चीजें वर्क करती हैं। अब जरा क्वेश्चन की तरफ आओ, यहाँ कह रहा है 21 जून। 21 जून इमेजिन कर लिया करो कि दिल्ली में क्या है, ठंड है या गर्मी है? दिल्ली में गर्मी है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा गर्मी है दिल्ली में। क्या क्या रीजन है? क्योंकि जो सन है वो कहाँ पे रेस फॉल कर रहा है, वो फॉल कर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। इस वजह से 21 जून को क्या होगा, द सन डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द आर्कटिक सर्कल। ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको बस लोकेशन थोड़ी आइडिया रहेगा ना कि यार मार्च और सितंबर में इक्वेटर पे होता है, जून के टाइम पर वो चला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, एंड दिसंबर में चला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, तो वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। आपने ना एक चीज नोटिस करी होगी, हम ना 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट करते हैं। वो दरअसल में उसके पीछे का एक कारण ये दिन समर सॉल्स्टिस के कारण भी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये इसको यूएन जनरल असेंबली में बोला था कि हम इस डे को ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, तो डेफिनेटली वो दिन थोड़ा समर सॉल्स्टिस के साथ ही रिलेट होता है। यूपीएससी ने आई थिंक 2022 में भी फिर से इस तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन ही रिपीट किया था। तो मेक श्योर कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सी डेट पे क्या चीज होती है, राइट। आगे चलते हैं, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है दैट इज वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका ऑर्गेनाइज करेंगे पहला सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे इन फरवरी। अब यहाँ पर आपको वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ये पर्टिकुलर जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये केरला के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1973 के अंदर। बहुत ही अच्छा एरिया है, ठीक है, आप घूमने भी जा सकते हो वायनाड के आसपास। मैं पर्सनली 2-3 साल पहले गया था, काफी अच्छा एरिया था। तो ये काफी यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, जो नागलहोर हो गया, बांदीपुर हो गया कर्नाटका का, वहां के साथ ये कॉन्टिग्यूअस है, एंड साथ ही साथ जो मधुमलाई तमिलनाडु में होता है वहां पर। दरअसल में है कि नहीं, सारे के सारे दरअसल में ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है, तो इस वजह से आपस में काफी कंटिन्यूअस जोन की तरह ये फॉर्म होते हैं। ध्यान रखना, ये केरला की सेकंड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक मिनट सोचो कि पहली से सबसे बड़ी केरला के अंदर कौन सी हो सकती है। द आंसर इज पेरियार। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला की। उसके बाद दूसरे नंबर पर बारी आती है वायनाड की। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के फॉरेस्ट टाइप, जैसे साउथ इंडियन मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गया, वेस्ट कोस्ट सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया, प्लांटेशन हो गया, इस तरह की चीजें देखने को मिल जाएंगी। फ्लोरा के अंदर भी आप देख सकते हो, मारुति हो गया, ठीक है ना, कारी मारुति हो गया, रोजवुड हो गया। ये 3-4 का मेजर मेजर का आप नाम ध्यान में रख सकते हो। सिमिलरली फोना के अंदर भी एशियन एलिफेंट, गौर, टाइगर, पैंथर, ये सभी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कल के लिए, ठीक है ना, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। कल हिस्ट्री थोड़ा डिस्कस करेंगे, वुड्स डिस्पैच के रिगार्डिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है वुड्स डिस्पैच। तो जरा कोशिश करना है इसको आंसर करने की कि क्या इसका सही आंसर होना चाहिए एंड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। अगला टॉपिक देख लेते हैं, एंड दैट इज एशियन राइनो रेंज कंट्रीज। तो जो थर्ड एशियन राइनो रेंज कंट्रीज की मीटिंग थी, वो रिसेंटली हेल्ड हुई कहाँ पे? चितवन नेशनल पार्क एट नेपाल। तो ध्यान रखना, ये चितवन नेशनल पार्क ये बिहार या फिर किसी और एरिया में नहीं है, नहीं, ये कहाँ पर है? ये नेपाल के अंदर है। तो 5 राइनो रेंज कंट्रीज कौन कौन सी सर? इंडिया, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड नेपाल। इन सभी ने मिलकर एक डेक्लेरेशन साइन किया है, यहाँ आप पीछे देख भी सकते हो। इसको क्या बोलते हैं? चितवन डेक्लेरेशन फॉर एशियन राइनो कंजर्वेशन। एंड इन्होंने कोशिश क्या करी? हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल वन हॉर्न राइनोसोरस हो गया, जावन राइनो हो गया, सुमत्रन राइनो हो गया, इन सभी की हम पॉपुलेशन को इंक्रीज करें। सर कितनी इंक्रीज? कम से कम 3% एनुअल ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी इनकी पॉपुलेशन को। यही चितवन डेक्लेरेशन का काम है। अब ये जो पर्टिकुलर जो मीटिंग हुई थी, ये अटेंड करी गई थी बाय आईआरएफ, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन। ये देखो ना, ये एशियन की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, पर जो मीटिंग थी वो इसके द्वारा, आईआरएफ के द्वारा, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन के द्वारा भी अटेंड करी गई थी। यहाँ पर चितवन डेक्लेरेशन के हिसाब से ही बिहार गवर्नमेंट जो है, उन्होंने भी डिसाइड किया कि हम जो राइनो पॉपुलेशन को 3% से इंक्रीज करेंगे। साथ ही साथ जो राइनो बेरिंग एरियाज हैं, जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर, उनको 5% इंक्रीज कर देंगे आने वाले 2 साल। सर ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? देखो ये बिहार के अंदर ही है, जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है ना आपका,
ठीक है, वहां पर आपको ये वाल्मीकि नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखना, बिहार के अंदर ये सिर्फ इकलौता नेशनल पार्क है, दैट इज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। इसके साथ ही जो पहली एशियन राइनो रेंज स्टेट्स मीटिंग है वो हेल्ड हुई थी इंडोनेशिया के अंदर 2013 के अंदर, एंड सेकंड हुई थी इंडिया के अंदर इन 2019। ठीक है, ये कुछ स्पीशीज हैं, जैसे व्हाइट राइनो का आईयूसीएन स्टेटस हो गया नियर थ्रेटेंड, ब्लैक राइनो का हो गया क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वन हॉर्न राइनो का हो गया वल्नरेबल, जावन राइनो का हो गया क्रिटिकल इंडेंजर्ड, एंड सिमिलरली सुमात्रन राइनो का हो गया क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो इनका भी थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, स्पेशली ग्रेटर वन हॉर्न राइनो का। ठीक है, थोड़ा आईआरएफ के बारे में भी जान लेते हैं, जिसने मीटिंग अटेंड करी थी। तो ये टेक्सास बेस्ड चैरिटी फोकस्ड है, किसके ऊपर, ये जो 5 स्पीशीज हमें राइनोस की देखने को मिलती हैं, इन सभी का वाइट हो गया, ब्लैक हो गया, इंडियन राइनो हो गया, जावन हो गया, सुमात्रन हो गया, इसके लिए कैसे हम फोकस कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसके द्वारा देखी जाती हैं। इसकी फाउंडिंग हुई थी 1989 के अंदर, ताकि जो राइनोस का सर्वाइवल है उसको हम अच्छे से कर पाए, यही इसका काम हमें देखने को मिल जाता है। तो ये होगी आज की सारी डिस्कशन। इन 5 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये कल भी मैंने आपको दिया था, पर बहुत सारे लोगों ने ना इसको स्किप कर दिया। ठीक है, मैंने बोला था साउथ चाइना सी थोड़ा खुद देखना और इसका आंसर करने की कोशिश करना, बहुत सारे लोगों ने स्किप कर दिया। इसलिए मैं आज ये दोबारा दे रहा हूँ आपको कि आज हमने ये चीजें पढ़ी हैं, कोशिश करना है इसको देखने की। ठीक है ना, नहीं समझ आता पीडीएफ में भी देखना, तो ताकि समझ आए कि क्या ये चीज कहना चाह रहा है। बाकी 5 का भी आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे। जो कल वाले थे उनका एक बार मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। पहला था देब्रीगढ़ टाइगर रिजर्व, क्या उड़ीसा के अंदर ही है? द आंसर इज यस। ठीक है, ये बात बिल्कुल ट्रू है। साउथ चाइना सी, ये तो आज होमवर्क दिया है, ये तो आप बताओगे मुझे। तीसरा, कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, क्या इकोसॉक के द्वारा ही डेवलप्ड है? बिल्कुल। ठीक है, कल हमने इकोसॉक को अच्छे से समझा था, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। सागर परिक्रमा प्रोग्राम, क्या मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है? द आंसर इज फॉल्स। कई बार लग सकता है, कई स्टूडेंट्स ने इनफैक्ट ना इसको ट्रू भी मार्क किया है, पर ये ट्रू नहीं है। ये मैंने आपको बताया था मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर हमें देखने को मिलता है सागर परिक्रमा प्रोग्राम। शिंकुला, क्या ये माउंटेन पास बिटवीन उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश है? सर ये भी फॉल्स है। कल डिस्कस किया था ना, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर लाहौल वैली देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश, एंड साथ ही साथ जो लद्दाख के अंदर हमें जांस्कर वैली देखने को मिलती है, उसको ये कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो उत्तराखंड उत्तराखंड यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो ये हो गए कल के आंसर। इसका ये मैंने आज दोबारा दिया आपको, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे इन सभी का आंसर। और जो बाकी क्वेश्चन पूछे, चाहे वो हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, आपकी जो मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग जो अलग अलग कंट्रीज हैं उसके रिगार्डिंग हो गया, और जो प्रियम्बल वाला क्वेश्चन हो गया कि कब प्रियम्बल क्या पार्ट है या नहीं है, और किन केसेस के थ्रू अगर बना था तो कैसे बना था, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। फिर कल हम इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एज नथिंग एल्स पे जाके इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो, एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। आई होप आप सभी को आज की डिस्कशन अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।